नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम न्यूज। मैं हूं आपके साथ ट्विंकल दुबे। चलिए शुरुआत करते हैं उत्तराखंड स्पीकिंग की, जिसमें आपको बताएंगे उत्तराखंड से जुड़ी बड़ी खबरें। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। देहरादून में सीएम धामी के आज कई बड़े कार्यक्रम होने वाले हैं। राज्य वन्य जीव बोर्ड की 23वीं बैठक आज होने वाली है। थोड़ी ही देर में सीएम धामी बैठक में शामिल होंगे। संचालन समिति की पहली बैठक भी आज होने वाली है। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम के तहत ये बड़ी बैठक होगी। दोपहर 1 बजे सचिवालय में सीएम करेंगे शासकीय कार्य। गुरु रविदास जयंती कार्यशाला में सीएम धामी शामिल होंगे। सीएम धामी समर्था संकल्प अभियान को भी संबोधित करेंगे। शाम को फिर शासकीय कार्यों में व्यस्त रहेंगे। खबर देहरादून से है, जहां मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आज कई महत्वपूर्ण कार्यों में शामिल होते नजर आएंगे, कार्यक्रमों में शामिल होते नजर आएंगे। थोड़ी ही देर में सचिवालय के वीर चंद्र सिंह गढ़वाली सभागार में उत्तराखंड राज्य वन्य जीव बोर्ड की 23वीं बैठक आयोजित होगी और वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 की धारा 38U के अंतर्गत गठित संचालन समिति की पहली बैठक भी होगी, जिसमें सीएम धामी शामिल होने वाले हैं। दोपहर 1 बजे सचिवालय में शासकीय कार्य होंगे, जबकि 2:10 पर मुख्यमंत्री कैंप कार्यालय में आरक्षित कार्यक्रम रहेगा। शाम 5 बजे फोटो स्टारगुड में संत शिरोमणि गुरु रविदास महाराज की 650वीं जयंती पर आयोजित कार्यक्रम में भी सीएम धामी शामिल होंगे। इसके साथ ही शाम 6:15 बजे मुख्यमंत्री कैंप कार्यालय में शासकीय कार्य करेंगे सीएम धामी। तो आज कई बड़े कार्यों में शिरकत करते नजर आएंगे सीएम धामी। कई बड़े कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें वे शामिल होंगे और थोड़ी ही देर में सीएम धामी इस बैठक में शामिल होने वाले हैं। वन्य जीव संरक्षण को लेकर कई बड़ी बातें इस बैठक में होंगी। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम के तहत ये बड़ी बैठक होने वाली है। थोड़ी ही देर में ये बैठक होगी, जिसमें सीएम धामी शामिल होंगे। उसके बाद शासकीय कार्यों की समीक्षा की जाएगी, अधिकारियों से बातचीत की जाएगी। तो आज कई बड़े कार्यक्रम सीएम धामी के आयोजित हो रहे हैं। शाम 6:15 बजे मुख्यमंत्री कैंप कार्यालय में शासकीय कार्य करते नजर आएंगे सीएम धामी। अधिकारियों के साथ बातचीत करते नजर आएंगे, उनको दिशा निर्देश जारी करते नजर आएंगे, क्योंकि जिस तरीके से अब कार्यों की समीक्षा करते नजर आ रहे हैं, तो आज बड़ी बैठक में कई बड़े आयोजन भी हो सकते हैं। वही इस खबर पे ज्यादा जानकारी देने के लिए हमारे संवाददाता मदन सिंह हमारे साथ जुड़े हैं। मदन, देखिए आज कई बड़े कार्यक्रम सीएम धामी के होने वाले हैं। कई बड़ी कार्यक्रमों में शिरकत करते नजर आएंगे सीएम धामी। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम के तहत भी बड़ी बैठक होने वाली है। कितनी महत्वपूर्ण बैठक मानी जा रही है ये? बहुत ही महत्वपूर्ण ये बैठक है, जो कि जिस तरीके की परिस्थितियां उत्तराखंड में बनी हुई है वन्य जीव को लेकर और तमाम मानव संघर्ष और वन्य जीव संघर्ष को लेके तमाम बातें सामने निकल करके आती है। और इसमें खासतौर पर कई जगह जो है घटनाएं बहुत बड़ी हुई है, कई इसमें मौतें हुई, तो इसको लेकर भी आज विस्तार से चर्चा होगी। इसके साथ ही जो जनहानि हुई है उसके मुआवजे को लेकर भी विस्तार से चर्चा हो पाएगी। उसके साथ ही तमाम जो जानवर है जो कि किसानों का बहुत बड़ा नुकसान करते हैं, उसकी भी आज समीक्षा होगी। तो निश्चित तौर पर ये बहुत बड़ी बैठक आज होने जा रही है और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी तमाम जो जानवरों से संबंधित मामले हैं, चाहे बात करें आप मानव जीवन संघर्ष की बात है, और इसके साथ ही तमाम जो परिस्थितियां बनती है उसके लिए किस तरीके से उसके उपाय किए जाए, उसको लेकर सभी अधिकारी भी आज मौजूद है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ये 23वीं बैठक शुरू होने वाली है थोड़ी देर में, तो इसमें तमाम शामिल होंगे। जो कार्य पेंडिंग पड़े हुए हैं उनको लेकर भी अधिकारियों से बातचीत करते नजर आएंगे और समयबद्ध तरीके से उनको पूरा करने की बात कही जाएगी, क्योंकि 2027 के चुनाव हैं और जो कार्य पेंडिंग है वे बेहद महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे उन चुनावों में। हाँ, निश्चित तौर पर, क्योंकि 2027 में चुनावी प्रस्तावित है और उसके लिए तमाम जो चीजें हैं उसको लेकर आज विस्तार से मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी सभी अधिकारियों के साथ बैठक करेंगे। उसके साथ ही कांवड़ यात्रा शुरू होने जा रही है, इसको लेकर भी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आज तमाम अधिकारियों से बातचीत करेंगे, चाहे वो कांवड़ यात्रा हो या उसके साथ ही
2027 तक चुनाव हो, ये तमाम चीजें हैं जिसको लेकर विस्तार से आज बातचीत होगी। और अभी जैसे कि मैंने कहा कि अभी वन्य जीव की जो 23वीं बैठक है उसमें भी जो है तमाम दिशा निर्देशों की वजह से कुछ हम देने वाले हैं। तो निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं बहुत अहम आज का ये दिन रहने वाला है। और उसके साथ ही तमाम जो योजनाएं चल रही है उसको लेकर भी हम सभी लोगों से फीडबैक भी लेंगे और उसके साथ ही दिशा निर्देश भी लेंगे। तो निश्चित तौर पर आज का दिन जो है कहीं कहीं बहुत अहम हो चुका है उत्तराखंड राज्य के लिए ये दिन। और थोड़ी देर में ही बैठक का दौर शुरू होने वाला है। जी बिल्कुल मदन, देखना बेहद महत्वपूर्ण होगा कि क्या कुछ बड़े संघर्ष और बड़ी बातें होती है इस बैठक में और किस तरीके से उन कामों को आगे बढ़ाया जाता है जिसका निर्देश सीएम धामी देंगे अधिकारियों को। आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। उत्तराखंड के 6 जिलों में भारी बारिश का येलो अलर्ट जारी किया गया है। देहरादून, चमोली, नैनीताल समेत कई क्षेत्रों में चेतावनी जारी की गई है। पर्वतीय इलाकों में भूस्खलन होने की आशंका जताई जा रही है। 29 जुलाई तक तेज बारिश का दौर रहेगा। आईएमडी की तरफ से ये चेतावनी जारी की गई है। खुले स्थानों पर और पेड़ों के नीचे रुकने से बचें। सलाह भी दी गई है आम जनता को। उत्तराखंड में मानसून की गतिविधियों में एक बार फिर तेजी आ गई है और मौसम विभाग ने उसी को देखते हुए देहरादून, रुद्रप्रयाग, चमोली, बागेश्वर, पिथौरागढ़ और नैनीताल जिलों के लिए भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। येलो अलर्ट जारी किया गया है। संवेदनशील इलाकों में भूस्खलन, रास्ते बाधित होने के लिए और नदियों के जलस्तर में बढ़ोतरी की आशंका जताई है, जिसके चलते लोगों से अपील की गई है कि आप सभी सुरक्षित जगहों पर रहें। मौसम विभाग के अनुसार 29 जुलाई तक प्रदेश भर में गर्जन और आशिकीय बिजली चमकने के साथ साथ तेज बारिश भी रहेगी। लोगों को खुले स्थानों पर और पेड़ों के नीचे जाने से बचने की सलाह दी गई है। तो देहरादून में एक बार फिर से आईएमडी ने अलर्ट जारी किया है। तेज बारिश को लेकर येलो अलर्ट जारी किया गया है आईएमडी की तरफ से और लोगों से अपील की गई है कि आप सुरक्षित स्थानों पर रहें, खुले स्थानों पर ना रहें और ना ही पेड़ों के नीचे इकट्ठा हो, क्योंकि आने वाले समय में तेज बारिश के साथ आंधी, तूफान और भूस्खलन की चेतावनी दी गई है आईएमडी की तरफ से। और लगातार जिस तरीके से नदियां उफान पर हैं, कई निचले इलाकों में पानी भरने की भी संभावना, आशंका जताई जा रही है, उसको लेकर भी निचले इलाकों में रहने वाले लोगों के लिए अलर्ट जारी किया गया है। सलाह दी गई है कि आप सभी सुरक्षित स्थानों पर शिफ्ट हो जाएं, क्योंकि आने वाले समय में आपदा बेहद बड़ी आ सकती है। लगातार इस समय भी उत्तराखंड में भूस्खलन की गतिविधियां देखने को मिल रही हैं। भूस्खलन की कई घटनाएं सामने आ रही हैं। वहीं कई जगह पर बादल फटे हैं, जिसके चलते यातायात प्रभावित हुआ है, जनजीवन प्रभावित हुआ है, लोगों को बड़ी समस्याओं का सामना करना पड़ा है। उसी को देखते हुए 29 जुलाई का समय, 29 जुलाई की तारीख तय की गई है जब आईएमडी की तरफ से बड़ी चेतावनी जारी हुई है। वहीं इस खबर पर ज्यादा जानकारी देने के लिए हमारे संवाददाता महेंद्र प्रताप सिंह देहरादून से हमारे साथ जुड़े हैं। महेंद्र, देखिए आईएमडी की तरफ से आने वाले कुछ दिनों के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है, चेतावनी जारी की गई है लोगों से कि आप सभी सुरक्षित स्थानों पर रहें, क्योंकि आने वाले समय में तेज बारिश और भूस्खलन बढ़ सकता है। जी ट्विंकल, पहले ये टाइमलाइन आईएमडी की ओर से 27 जुलाई तय थी, लेकिन मौसम के मिजाज को देखते हुए इसकी टाइमलाइन बढ़ा दी गई है, 29 जुलाई कर दिया गया है। पहाड़ों पे बर्फबारी, वो बारिश लगातार चल रही है, तो इसकी वजह से आवागमन भी बाधित हुआ। लैंडस्लाइडिंग लगातार देखने को आ रही थी। राहत कार्य भी चल रहे हैं, लेकिन उसका प्रभाव मैदानों तक भी आ रहा है, क्योंकि जलस्तर बढ़ जाने से आसपास जो नदी के किनारे हैं वहां पे खतरा बना रहता है। इसलिए नदी के किनारे जितने भी क्षेत्र हैं वहां से शिफ्टिंग की जा रही है लगातार, आसार को देखते हुए कि कोई खतरा जोखिम ना उठाना पड़े। तो इससे पूरा एहतियात बरता जा रहा है। ट्विंकल, महेंद्र, आईएमडी की तरफ से तो अलर्ट जारी कर दिया गया है निचले इलाकों में रहने वाले लोगों के लिए भी, लेकिन क्या प्रशासन की तरफ से कोई जिम्मेदारी तय की गई है उन लोगों के लिए? क्योंकि निचले इलाके में लोग रहते हैं तो पानी उनके घरों में जल्दी भरता है, तो क्या उनके लिए कोई सुरक्षित स्थान बनाया गया है जहां पर वे शिफ्ट हों? बेसिकली ट्विंकल, ये गंगा किनारे के जो रिहायशी क्षेत्र है वहाँ के लिए एहतियात बरता जाता है। जैसे जो घाट हैं वहाँ पे प्रतिबंधित घोषित कर दिया गया है, वहाँ आसपास जो है लोगों को जाने से मना किया जा रहा है। इसके अलावा पुलिस प्रशासन भी लगातार अनाउंसमेंट कर रहा है कि खुद को सुरक्षित रखें और खतरे वाले चिन्हित घाटों की ओर बिल्कुल ना जाएं। अगर दुकानें या रिहाइश है
तो वहां से शिफ्ट हो जाएं। इसके लिए ट्रांजिट कैंप को बनाया गया है। चार धाम यात्रा ट्रांजिट कैंप जैसे जगहों पे या जो भी आसपास गेस्ट हाउस हैं उनको पहले ही शिफ्टिंग की जगह बना दी गई है, तो वहां पे समय रहते इनको शिफ्ट किया जा सकेगा, ऐसे तैयारी है प्रशासन की। बिल्कुल महेंद्र, आईएमडी की तरफ से अलर्ट जारी किया गया है, लोगों से अपील की गई है कि आप सभी सुरक्षित स्थानों पर रहें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। खबरों में आगे बढ़ते हैं। चंपावत में मास्टर प्लान 2041 पर अब डीएम का स्पष्टीकरण सामने आया है। भूमि अधिकार प्रभावित नहीं होंगे, डीएम की तरफ से कहा गया है। नजुल भूमि और मास्टर प्लान दोनों अलग विषय है। 31 जुलाई तक सुझाव देने की भी अपील की गई है। जन भागीदारी से तैयार होगा मास्टर प्लान 2041। बेहतर सड़क, पार्किंग और ड्रेनेज पर भी फोकस रहने वाला है। उत्तराखंड के चंपावत में मास्टर प्लान 2041 को लेकर जिलाधिकारी मनीष कुमार ने बड़ा स्पष्टीकरण दिया है। उन्होंने कहा है कि नजूल भूमि और मास्टर प्लान दोनों अलग अलग विषय हैं और दोनों पर नियमानुसार कार्रवाई होगी। डीएम के अनुसार महायोजना का उद्देश्य किसी के भूमि अधिकारों का हनन करना नहीं है, ना ही किसी के अधिकार प्रभावित होंगे, बल्कि सुनियोजित और संतुलित विकास सुनिश्चित करना है। योजना के तहत बेहतर सड़क, पार्किंग, ड्रेनेज और अन्य सार्वजनिक सुविधाओं का विकास प्रस्तावित करना है। जिलाधिकारी ने नागरिकों से 31 जुलाई तक अपने सुझाव और आपत्तियां लिखित रूप से देने की अपील की है, ताकि जन भागीदारी से मास्टर प्लान को और सुचारू रूप से चलाया जा सके। डेवलपमेंट का एक ऐसी अपने क्षेत्र के लिए एक ऐसा प्लान बनाने के लिए, योजना बनाने के लिए, जिसमें सभी चीज़ें जो हो सभी के लिए, सभी वर्गों के लिए, वर्गों का मेरा मतलब है जैसे बुजुर्ग हैं उनके लिए रास्ता, वाहनों के लिए पार्किंग, वाहनों को चलने के लिए सड़क, ड्रेनेज सिस्टम्स, आपके जो पब्लिक कम्युनिटीज़ है जिसमें खाने हो गए, विद्युत का पोल हो, लाइन हो, तो सभी के लिए एक निर्धारित स्थल होता है। और जो योजना है वो वहाँ के जो क्षेत्रवासी हैं उनके निर्णय और उनके परामर्श के उपरांत ये योजना जो है लागू किए जाने का प्लान होता है। तो ये योजना जो है अभी सभी सम्मानित नागरिकों का इसमें सुझाव जो है लिए जा रहे हैं। पूर्व में भी ये बताया गया था कि जो योजना की जो टीम है वो गांव-गांव जाएगी और सभी के सुझावों का संकलन करेंगे और उसके उपरांत जो योजना है उसमें आगे की कार्रवाई की जाएगी। तो योजना जो है लोगों के द्वारा और लोगों के लिए बनाया गया एक। वहीं चंपावत में 257 करोड़ प्रोजेक्ट का डीएम ने औचक निरीक्षण किया है। पहले गर्ल्स स्पोर्ट्स कॉलेज निर्माण का किया गया है निरीक्षण। गुणवत्ता पर किसी समझौते से इनकार किया गया है। समय सीमा में कार्य पूरा करने के निर्देश भी जारी किए गए हैं। वहीं लापरवाही और देरी बिल्कुल भी स्वीकार नहीं की जाएगी। डीएम की तरफ से यह बड़ा आदेश दिया गया है। मुख्यमंत्री स्तर से परियोजना की लगातार मॉनिटरिंग की जा रही है। जून 2027 तक परियोजना पूरी करने का लक्ष्य रखा गया है। बेटियों को मिलेगी विश्व स्तरीय खेल सुविधाएं। तो चंपावत में करोड़ों रुपए की लागत से बन रहे उत्तराखंड के पहले गर्ल्स स्पोर्ट्स कॉलेज का जिलाधिकारी मनीष कुमार ने औचक निरीक्षण किया है। उन्होंने निर्माण कार्यों की गुणवत्ता पर, सुरक्षा और प्रगति की समीक्षा करते हुए अधिकारियों को तय समय सीमा में कार्य पूरा करने का सख्त निर्देश दिया है। डीएम ने स्पष्ट किया है कि इस ड्रीम प्रोजेक्ट में किसी भी तरह की लापरवाही या देरी स्वीकार नहीं होगी। परियोजना की नियमित मॉनिटरिंग मुख्यमंत्री स्तर से हो रही है। खेल मैदानों का निर्माण सितंबर-अक्टूबर तक और पूरी परियोजना जून 2027 तक पूरी होने की उम्मीद जताई जा रही है। तो लगातार डीएम द्वारा ड्रीम प्रोजेक्ट का निरीक्षण किया जा रहा है। गर्ल्स स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी को लेकर लगातार जिस तरीके से लगातार उत्तराखंड सरकार काम कर रही है, उसको लेकर डीएम अब एक्शन मोड में नजर आ रहे हैं। टाइमलाइन है वो 2027 जून का है और अब ये इसका एक भाग जो है आप देख रहे हैं कि यहाँ पे इसका निर्माण हो चुका है। इस भाग में बच्चे अभी अपना शिक्षण कार्य कर रहे हैं। इसके अलावा जो, क्योंकि मैंने आपको बताया एक बड़ा प्रोजेक्ट है जिसमें अलग अलग चरणों में काम हो रहा है, उसमें जो वॉलीबॉल का है, फुटबॉल का है, हॉकी ग्राउंड का है और रनिंग ट्रैक्स का है, ये मुझे कार्यदायी संस्था के द्वारा अवगत किया गया है कि इसको सितंबर-अक्टूबर तक हम लोग इस कार्य को पूर्ण कर लेंगे और ये बच्चों के लिए हम लोग उसको प्रदान भी कर देंगे, स्थानीय जो लोग उनके लिए प्रदान कर लेंगे। लेकिन जो कुछ कार्य हैं जैसे जो सिविल वर्क है
उसमें थोड़ा समय लगने की संभावना है, जिसमें मुख्य रूप से जो रिटेनिंग वॉल है वो उस पर काफ़ी कुछ निर्भर करता है। रिटेनिंग वॉल भी अगस्त तक सारे रिटेनिंग वॉल कंप्लीट किए जाने का कार्यदायी संस्था के द्वारा आश्वासन दिया गया है। तो मुझे लगता है कि समय से पहले जो योजना है इसको पूर्ण कर लिया जाएगा। और माननीय मुख्यमंत्री जी इस परियोजना का सतत निरीक्षण कर रहे हैं। माननीय हमारी खेल मंत्री भी आपने देखा होगा कि आई थी और उन्होंने भी योजना का कई बार यहाँ पर निरीक्षण किया। वहीं देहरादून में जन जन के अभियान से हजारों लोगों को बड़ी राहत मिली है। आयोजित शिविरों में 44,735 लोगों ने लिया है लाभ। 4,500 लोगों को सरकारी योजनाओं का फायदा मिला है। वहीं 560 से ज्यादा शिकायतों का मौके पर ही समाधान किया गया है। 650 प्रमाण पत्र आवेदनों पर भी कार्रवाई हुई है। शेष शिकायतों के लिए त्वरित समाधान के आदेश भी जारी किए गए हैं। उत्तराखंड के देहरादून में जन जन की सरकार जन जन के द्वार अभियान के तहत जिला प्रशासन ने हजारों लोगों को राहत पहुंचाई है। जिलाधिकारी डॉक्टर आशीष चौहान ने बताया है कि 4 से 23 जुलाई तक आयोजित शिविर में 44,000 लोगों ने भाग लिया है, जिसमें 14,500 लाभार्थियों को सरकारी योजनाओं का लाभ मिला है, जबकि 560 प्रमाण पत्र आवेदनों पर भी कार्रवाई की गई है। शिविरों में दर्ज शिकायतों पर भी बातचीत हुई है, उनका समाधान हुआ है, जिनमें से 560 से ज्यादा शिकायतों पर तुरंत एक्शन लिया गया है। डीएम ने कहा है कि मानसून के बाद यह अभियान दुर्गम क्षेत्रों में जारी रहेगा। माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देशों के क्रम में जन जन की सरकार जन जन के द्वार का जो प्रोग्राम हुआ उसमें हमारे 45,000 के आसपास पार्टिसिपेंट्स ने इसमें पार्टिसिपेट किया। प्राप्त शिकायतें 800 अबव हैं, 840 के आसपास का नंबर है और उसमें निस्तारित शिकायतें 536 के आसपास हैं। और जो बेनिफिट्स दिए गए, विभिन्न किस्म के प्रमाण पत्र और वो सब जो दिए गए 14,500 के आसपास लाभार्थियों को ये दिया गया है। तो जो माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश थे कि हमें सुशासन को द्वार पे या मतलब नागरिकों के घरों तक पहुंचाना है और उन्हें बहुत बिना किसी असुविधा के उन्हें जो लाभ दिए जाने हैं, तो उस क्रम में हमारे जनपद का जो प्रयास है वो फर्दर माननीय मुख्यमंत्री जी के जो डायरेक्शंस हैं कि जो एरिया छूट गए उनमें आने वाले मानसून के बाद में हमें और इंटेंसिफाई करते हुए इसे करवाना है। तो उसमें हम लगातार प्रयास करेंगे कि वहीं देहरादून के राजाजी टाइगर रिजर्व में बाघों और हाथियों के संरक्षण को लेकर वन विभाग ने नई पहल तेज कर दी है। पूर्वी क्षेत्र में 65 से अधिक बाघ मौजूद हैं, जबकि पश्चिमी क्षेत्र में बाघों की संख्या बढ़ाने के लिए पहले 5 बाघों का सफल पुनर्वास किया जा चुका है। अब एनटीसीए की अनुमति के बाद 5 और बाघों को पश्चिमी क्षेत्र में स्थानांतरित किया जाएगा। मानद वन्य जीव संरक्षण राजीव तलवार ने बताया है कि एलिवेटेड रोड बनने से ही हाथियों का कॉरिडोर सुचारू रूप से चल पाया है और वन्य जीवों की आवाजाही पहले से अधिक सुरक्षित हो गई है। तो राजाजी में बाघ संरक्षण को नई रफ्तार मिलती नजर आ रही है। पश्चिमी क्षेत्र में आएंगे अब 5 और बाघ। तो लगातार वन्य जीव संरक्षण को लेकर कई बड़े कदम उठाए जा रहे हैं। राजाजी में बाघ संरक्षण को नई रफ्तार मिलती नजर आ रही है। पश्चिमी क्षेत्र में अब आएंगे और नए 5 बाघ। टाइगर का इससे पहले भी मतलब बड़ा एक इम्पोर्टेंट प्रोग्राम था। 5 टाइगर रीलोकेट किए थे वेस्टर्न साइड ऑफ राजाजी, क्योंकि ईस्टर्न साइड और वेस्टर्न साइड में भी, ईस्टर्न साइड में तो पहले ही मोर देन 65 टाइगर्स हैं, और वेस्टर्न में क्या था कि 2 फीमेल टाइगर रही थी। और वेस्टर्न में क्योंकि इनका कॉरिडोर डिस्टर्ब हो चुका था, अब कॉरिडोर फिर ठीक हो चुका है, क्योंकि एलिवेटेड रोड जो बन चुकी है हरिद्वार वाली, इससे कॉरिडोर अब ठीक हुआ है। पर बीच में कई साल तक जो कॉरिडोर डिस्टर्ब हुआ तो इसमें ईस्टर्न साइड से वेस्टर्न साइड में टाइगर ने आना बंद कर दिया था। तो एक प्रोग्राम हुआ जिसमें 5 टाइगर रीलोकेट किए गए कॉर्बेट से, क्योंकि कॉर्बेट में थोड़ी तादाद बढ़ गई थी, कॉर्बेट से लाके यहाँ पे वेस्टर्न साइड ऑफ राजाजी में 5 टाइगर रीलोकेट किए गए। पर अभी लेटली क्या है कि नया एनटीसी से फिर परमिशन हुई है, इसलिए एनटीसी से परमिशन लेनी पड़ती है, इसलिए दोबारा एक परमिशन हुई है और 5 टाइगर और रीलोकेट किए जाएंगे इन कमिंग टाइम, उसकी तैयारी चल रही है।
ऋषिकेश के आईटीपीएल क्षेत्र में एक 28 वर्षीय युवक ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली है। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस बल मौके पर पहुंचा, जबकि स्थानीय लोग युवक को फंद से उतारकर एम्स ले गए, जहां डॉक्टरों ने युवक को मृत घोषित कर दिया। पुलिस के अनुसार मौके पर एक सुसाइड नोट भी मिला है, जिसमें मृतक ने अपनी मौत के लिए किसी को भी जिम्मेदार नहीं ठहराया है। शुरुआती जांच में आर्थिक तंगी और मानसिक तनाव की बात सामने आई है। फिलहाल पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर मामले की जांच को शुरू कर दिया है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें जानने के लिए देखते रहिए प्राइम न्यूज। नमस्कार।